प्यारे बच्चों नमस्कार, आप चित्तू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और ये इसका 7वां और अंतिम पार्ट है जिसके अंदर इस चैप्टर को अपन ओवर करेंगे। तो बच्चों अपने लास्ट क्लास के अंदर गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, जिसमें हमने एक लंबी सी वायर ली थी, अनंत आवेशित तार ली थी, और उसको क्या करा था, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। फिर हमने क्या करा, फिर हमने एक शीट ली, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर हर जगह एक जैसा आवेश है, पतली सी पेपर जैसी, जैसे कि एक कागज है ना, तो ऐसी एक पतली सी शीट ली, और ये मैंने मान लिया कि भी पूरी तरीके से आवेशित है, और इसकी वजह से r डिस्टेंस के ऊपर यानी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन लेने वाले हैं इसका थर्ड अनुप्रयोग यानी थर्ड एप्लीकेशन, जो हमने लास्ट क्लास में कवर हम नहीं कर पाए थे। तो यहां पर अपन लेंगे गोलीय कोश। तो बच्चों समझना बहुत जरूरी है गोलीय कोश और गोले में क्या अंतर होता है। बट उससे पहले आज का गोल देख लेते हैं। तो आज के मेन दो ही गोल है। पहले तो अपने को इस गोलीय कोश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और दूसरा हमें कुछ आंकिक प्रश्न यानी बैक एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, एक होता है हमारे पास गोलीय कोश और एक होता है गोला। गोलीय कोश को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं शेल, ठीक है ना, शेल या खोखला गोला भी जिसको अपन बोलते हैं, हॉलो स्फीयर। तो क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा जैसे बॉटल है, अब आपको बॉटल के अंदर पानी दिख रहा है, मान लो पानी हटा दिया मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा, ये बॉटल के अंदर से पूरी खाली है, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने पूरा पानी से भर दिया, या पूरी की पूरी प्लास्टिक से बनी हुई है, अंदर से बाहर से हर जगह से ये प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं गोले के बारे में बात करूं, तो गोला अगर अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, मतलब जैसे आप वो शॉर्ट पुट वाली एक बॉल होती है ना लोहे की, ठीक है, बहुत भारी सी बॉल होती है, उसको फेंकना पड़ता है, उसको अपन गोला फेंक बोलते हैं। तो वो जो होता है वो हमारा गोला है, ठीक है, जो अंदर से पूरा भरा हुआ है। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोलीय कोश के बारे में। गोलीय कोश मतलब जो अंदर से कैसा है, खोखला। जैसे प्लास्टिक की बॉल देख लो, अब प्लास्टिक की बॉल देखो, सिर्फ बाहर बाहर से सरफेस होती है, सतह होती है, अंदर से कुछ नहीं होता। तो हम ऐसी ही एक गोलीय कोश के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब वो गोलीय कोश जो है वो हमारा चालक भी हो सकता है और वो कुचालक भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में कुछ भी आ जाए, दोनों के केस में डेरिवेशन बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या है हमारे पास इस तरीके का एक गोलीय कोश है, और इस गोलीय कोश पर हमने मान लिया कि हमारे पास बहुत सारा आवेश है। अब जैसा कि हमें पता है, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित है, तो हमें जो है इसके ऊपर आवेश तो देगा नहीं। तो हमें जब क्षेत्र के ऊपर आवेश के बारे में बात करता है, तो हम किसका यूज करते हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, ठीक है, यानी सिग्मा के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्षेत्रफल आवेश घनत्व कितना है, तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व है हमारा सिग्मा, ठीक है ना। क्या होता था सिग्मा, सिग्मा हमारा होता था आवेश बटा क्षेत्रफल। तो बस वही लेना है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी वजह से r दूरी पर, r क्या, इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक चीज और हमें यहाँ पे पता है, वो इसकी त्रिज्या। ऑब्वियस है वो तो, कि भाई इसकी त्रिज्या हमें पता होगी, तो इसकी त्रिज्या को अपन ने क्या मान लिया, बड़ा वाला r, यानी कैपिटल R, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो गई इसकी, बड़ा वाला R। तो ये दो ही चीजें बस हमें पता है, और एक तीसरी चीज मैं आपको और बता देता हूं, इससे जितनी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो उसको हम स्टार्टिंग से क्या मानते हुए हैं, स्मॉल r। तो यहां पर भी क्या लेंगे अपन, स्मॉल r। अब बात ऐसी है, क्योंकि ये खोखला गोला है, तो इसमें तीन केसेस बन सकते हैं। हो सकता है वो बिंदु इस गोले के बाहर हो सकता है वो बिंदु इस गोले के सरफेस पर हो सकता है वो बिंदु इस गोले के अंदर हो। जैसे समझ लो बॉटल है, ठीक है। अब जैसे वो जो पॉइंट है, बॉटल नहीं ले रहे, हम बॉल ले रहे हैं, लेकिन मान लो जैसे ये है गोले की तरह, तो बाहर कोई बिंदु लेंगे, सरफेस पे कोई बिंदु लेंगे, सतह पर, और एक अंदर कोई बिंदु ले लेंगे, ठीक है। तो इन तीन बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहला केस अपन इसमें लेके चलेंगे, जब हमारा जो r है वो कहां पे हो, बाहर हो, बिंदु हमारा कहां पर हो, बाहर हो। तो स्मॉल r जो है वो गोले के केंद्र से वो दूरी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इस बार हमने लिया है वो बिंदु कहां है, बाहर। तो हमने लिखा है स्मॉल r जो है वो बड़े वाले r से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी बिंदु कहां होगा, बाहर कहीं होगा। तो देखो भाई, जब बिंदु बाहर कहीं होगा, जैसे मैंने मान लिया बिंदु हमारा यहां पर है, P बिंदु, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास दूरी r। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर गाउस का नियम लगाना है, तो फिर प्रॉब्लम वही कि गाउस का नियम लगाने के लिए हमें गाउसीय पृष्ठ जो है वो फील करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। तो यहां पर सिंपल सी गाउसीय पृष्ठ होगी, एक गोले को कौन कवर करेगा, एक गोला। तो
तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारी गाउसीय पृष्ठ कैसी है, गोलाकार है। बच्चों डायग्राम 2D में बना हुआ है, इसलिए आपको हो सकता है लगे कि वृत्त है, लेकिन ये वृत्त नहीं है, गोला है। गोला मतलब 3D बॉल, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक की एक बॉल ले लो, वो पूरी तरीके से आवेशित है, उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस तरीके से हमने उसके चारों तरफ क्या कर दिया, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी। तो ये हमने जो येलो कलर से बनाई है क्या है, उसकी गाउसीय पृष्ठ या गाउसीय सतह। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो हमें पता है कि जब हम गाउस का नियम लगाते हैं तो हमें ई वेक्टर चाहिए होता है, मतलब हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे होगी। तो बच्चों देखो बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है ये आवेशित गोला है, तो इसकी वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां पे होगा, इसके लंबवत बाहर की तरफ, यानी कुछ इस तरीके से। देखो है ना, हमने बोला था ना किसी भी चालक के हमेशा क्या रहता है, लंबवत, ऐसे बाहर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। मतलब हर पॉइंट के ऊपर ये कहां पर होगा, इसके लंबवत बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से। आई होप ये बात सबको समझ आ रही होगी। तो हमने क्या करा, क्योंकि हमें फ्लक्स का सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, तो हम फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे, फ्लक्स के लिए हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या डी ए वेक्टर लिख लेते हैं, मच बेटर है, क्योंकि हम शुरू से ही लिखते आए, ठीक है। तो डी ए वेक्टर या डी एस वेक्टर, जो भी आप लिखना चाहो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब क्योंकि इस पूरी गाउसीय सतह का सिर्फ एक ही भाग है, वो है एक गोला, तो मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि डीए की डायरेक्शन कहां पे। तो बच्चों देखो, अगर ये गोला है तो इस गोले, जैसे मान लो ये है, ये भी तो कर्व है, ठीक है ना, वक्र है। तो अगर मैं इसके ऊपर इसका क्षेत्रफल सदिश लूंगा तो देखो हमेशा इसके लंबवत आएगा, कहीं पर भी ले लो आप, हमेशा इसके लंबवत आएगा। जैसे हमारे बेलन के अंदर था ना वैसे ही कुछ, तो हमेशा इसके क्या आएगा, लंबवत आएगा। तो यानी जो डीए है वो कहां पे होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लो ये छोटा सा लिया अपन ने डीए, तो इसका सदिश कहां पे होगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। डीए वेक्टर यहां पे होगा, यानी जिस दिशा में ई वेक्टर है उसी दिशा में कौन है, डीए वेक्टर है। तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो बस हमको यहां पे यही लिखना है, हम लिखेंगे ई डीए और ये कॉस थीटा, ठीक है ना। और थीटा का मान कितना है, डायरेक्ट ही डाल देते हैं, थीटा का मान है 0, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, क्योंकि अब cos 0 1 होता तो उसको छोड़ दो। अब जो विद्युत क्षेत्र है वो तो एक समान है, तो उसको लेंगे अपन बाहर, और समाकलन किसका करेंगे, एक डीए का। क्यों भाई, क्योंकि cos 0 एग्जाम में हमें लिखना है कि इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। हमें पता है कि आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता है ना, तो हमें सब चीजें एग्जाम में लिखनी है। चलो, तो अब हमें डीए का समाकलन करना है। अब डीए क्या है, डीए जिसकी जो अपन ने गाउसीय पृष्ठ अज्यूम करी है ना वो, तो यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ क्या है बच्चों, ये जो अपन ने येलो कलर से गोला बनाया ना ये। तो अब मुझे क्या करना है, इसका क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि अब ये गोला है, तो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र अपन ने क्या पढ़ रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीए का समाकलन करने पे हमें कितना मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। फ्लक्स हमें कितना मिल गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हमने फ्लक्स के फॉर्मूले से फ्लक्स निकाल दिया। अब हम किसका यूज करते हैं, गाउस के नियम का। देखो सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी होती है, सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी, वो हमें पता पड़ गया बाहर की तरफ है। फिर हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, उससे फ्लक्स निकाला, फिर गाउस का नियम लगाएंगे, उससे फ्लक्स निकालेंगे, फिर इन दोनों फ्लक्स को आपस में कंपेयर कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे, ठीक है। तो हमने नॉर्मल गाउस जो हमारा फ्लक्स का सूत्र था उससे तो निकाल दिया, अब हम किसका यूज करेंगे, गाउस के नियम का। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे गाउस के नियम से, क्या भाई गाउस के नियम से क्या होता है, गाउस का नियम क्या बोलता है, गाउस का नियम बोलता है कि किसी भी सतह से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। फॉर्मूला अपन ने बहुत बार पढ़ा है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा क्यू अपॉन ε0। अब बात ऐसी है कि सिग्मा क्यू तो मुझे पता ही नहीं है, अब क्या करूं, लेकिन मुझे सिग्मा जरूर पता है, ये वाला है ना, आवेश घनत्व पता है। तो आते हैं वापस नेक्स्ट पेज पे, देखो सिग्मा किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू बटा ए। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ए क्या है, ए क्या है बच्चों, यहाँ पे ए वो सतह है जिस पर आवेश उपस्थित है, ए वो सतह है जिस पर आवेश उपस्थित है। तो कौन सी सतह पर आवेश उपस्थित है, सिर्फ अंदर वाली पे। ध्यान से सुन लीजिएगा, सिग्मा जो है वो किसको बताता है, आवेश घनत्व को, है ना। और आवेश है किसको,
किसके ऊपर? सिर्फ इस सफेद वाली सतह पर, यानी इस सफेद वाले गोले पर जो हमारे पास है, जो गोला है मेरे पास, तो उसका क्षेत्रफल लेना है हमें यहाँ पे, गाउसीय पृष्ठ का नहीं। तो यहाँ पे जब सिग्मा क्यू अपन ए करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा क्यू एज इट इज, और नीचे अपन लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस यहां से हमें सिग्मा क्यू मिल जाएगा। सिग्मा क्यू देखो कितना मिलेगा, सिग्मा क्यू आ गया हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बस जो गाउस का नियम हमने पीछे लिखा था उसमें सिग्मा क्यू डाल दो। अच्छा, कई सारी बुक्स के अंदर क्या करते हैं, वो ये सिग्मा नहीं लेते, वो सीधा सीधा इसको क्यू बोल देते हैं, तो उस केस में एक्सप्रेशन और इजी हो जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो अभी तो गाउस के नियम से हमें क्या मिला, फ्लक्स सिग्मा क्यू की जगह कितना आ गया, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फ्लक्स है, समीकरण दो हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गई। समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई, क्योंकि दोनों फ्लक्स ही बता रही है, एक ही सतह से संबंधित बता रही है, तो दोनों की हम तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो हमें क्या मिलेगा, 1 व 2 से हमें मिलेगा, वहां पे हमने क्या निकाला था, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे क्या निकाला अपन ने, सिग्मा 4 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए क्या, हमें ई चाहिए। ठीक है, ई चाहिए तो क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी 4 पाई आर स्क्वायर यहां चला जाएगा, ई किसके बराबर हो गया, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें 4 पाई को खा जाएगा, तो इसने इसको खा लिया। ठीक है, हमें कितना मिला, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें ई का मान मिल गया है। आई होप सबको समझ आया होगा, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, कई बुक्स में ये नहीं लिखा होता, कई बुक्स में वो डायरेक्ट क्यू ही लेता है। तो मैं यहां पर एक मेथड नंबर 2 भी कर रहा हूं, वो भी आप देख लीजिए। ये मेथड नंबर 2 है, एग्जाम में आप कोई भी कर सकते हो। ये जो करा मैंने मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी है, मैं आपको वही बता देता हूं। तो मेथड नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहां पे अपन ने सिग्मा ज्यूम किया था ना ये, तो मेथड नंबर 2 में हम सिग्मा ज्यूम करेंगे नहीं, हम मान लेते हैं कि भाई उस गोले पे कितना आवेश है, क्यू आवेश ही है, छोड़ो तुम तो। ठीक है, तो जो सिग्मा क्यू है वो किसके बराबर मान लेते हैं, सीधा सीधा क्यू के। तो हमें गाउस के नियम से क्या मिलेगा, फाई किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा सीधा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई समीकरण नंबर 2। यानी यहाँ पे जो इतना भयानक सा ये आया था ना, एक्सप्रेशन आया था, उसकी जगह सिर्फ एक चीज आ गई, छोटा वाला क्यू। ठीक है, देखो वही समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो हमें क्या मिलेगा, वही सेम ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अरे भाई ये क्या हो गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया हमारा के। कितना आसान हो गया देखो। और अगर आपको पता हो तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी यही सूत्र पढ़ा था, एक बिंदु आवेश की वजह से। तो ये हमारा जो गोला है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बिंदु आवेश की तरह। ठीक है, तो चाहे आप ये यूज करो एग्जाम में, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें सिग्मा दे रखा है या क्वेश्चन में हमें सीधा क्यू दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एग्जाम में कर सकते हो, दोनों ही डेरिवेशन करेक्ट है। यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो E है वो R की व्युत्क्रमानुपाती है। बस हम यही रिलेशन ढूंढते हैं कि E और R में कैसा संबंध आ रहा है। यहाँ पे E और R में कैसा संबंध है, E और R एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। और कोई दो चीजें जब व्युत्क्रमानुपाती होती है तो क्या होता है, उस केस में हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, आयताकार अतिपरवलय है। ठीक है ना, अब तो रट गया होगा बच्चों को, इतनी बार बोल दिया मैंने ये। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हिंदी में बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय। कुछ इस तरीके से कि भाई जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे वैसे 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 हमारा ई क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। ठीक है ना, वो भी एक समान रूप से नहीं घट रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। ठीक है, इस तरीके से घट रहा है वो। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब जो हमने करा ये इसका पहला केस था, जब आर क्या हो, आर से बड़ा हो। लेकिन अगर आर आर के इक्वल हो, यानी बिंदु सतह पर हो, तो इस बार डेरिवेशन में मेहनत नहीं करनी अपने को। करना क्या है, बस इस फॉर्मूले में
छोटे वाले आर की जगह बड़ा वाला आर रख दो, खत्म हो गया आपका डेरिवेशन सॉल्व। तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें हम जो बिंदु है वो कहां पर लेंगे, हमारी सतह पर। तो केस नंबर 2 ले रहे हैं बच्चों। केस नंबर 2 क्या है कि हमारा आर किसके बराबर है, बड़े वाले आर के, यानी हमारा जो बिंदु है वो कहां पर है, सतह पर। ये वही हमारा गोला हो गया, इसकी त्रिज्या आर हो गई, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है ऐसे, ठीक है सर। ये धनात्मक आवेश क्यों बनाते हैं, धनात्मक आवेश से डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है। तो कई बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि सर ऋणात्मक क्यों नहीं बनाते, बना लो ऋणात्मक भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो पी बिंदु हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो इस बार जो आर है ना वो बड़े वाले आर के बराबर ही है, ठीक है। मतलब हम इस सतह पर, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। अरे बॉटल देख के मत समझना, मैंने बॉटल ली, गोला लिया है, समझाने के लिए बॉटल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इस डेरिवेशन, ये जो हमने निकाला है फॉर्मूला, इसके अंदर हमें क्या करना है, बस बड़े वाले आर की जगह, सॉरी छोटे वाले आर की जगह बड़ा वाला आर रखना है। तो अगर मैं उस फॉर्मूले से जाऊंगा, ई में इसके ई किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और देखो बच्चों ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, यानी हमें कितना मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से जाऊंगा तो इसके अंदर बस छोटे वाले आर की जगह क्या रखना, बड़ा वाला आर, क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर के क्यू बटा बड़ा वाला आर स्क्वायर। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे फर्स्ट वाला हो चाहे सेकंड वाला, नोटिस करने वाली बात यह है कि भाई जो ई है ना, इस बार जो विद्युत क्षेत्र है इस बार वो क्या है, कांस्टेंट है, वो नियत है। देखो ना यहाँ पे कहीं पे भी छोटा वाला आर नहीं आ रहा है, मतलब सारी चीजें कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे बड़ा वाला आर कांस्टेंट है, छोटा वाला क्यू कांस्टेंट है, मतलब आवेश और त्रिज्या वो थोड़ा ना बढ़ेगी गोले की। और ऑब्वियस ये बात कि गोले की किसी भी बिंदु पर आप चले जाओ, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ई जो है वो आर पे निर्भर नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, एक सीधी सरल रेखा, ठीक है ना। यहाँ पर ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, एक सीधी सरल रेखा, क्योंकि वो आर पे निर्भर नहीं करता। इस बार वो क्या हो गया, नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। इस बार वो क्या हो गया, नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। थर्ड वाला केस क्या है बच्चों, सबसे आसान, अगर आर आर से छोटा है, मतलब बिंदु इस बार अपन ने कहां पे ले लिया, अंदर ले लिया। इस बार ना बिंदु बाहर है ना सतह पर है, बिंदु कहां पर है, अंदर, अंदर किसी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये तो हो गए हमारे पास त्रिज्या आर, बिंदु यहां कहीं है पी। तो बच्चों देखो, क्योंकि हमें पता है ना कि गोले के अंदर, और वो भी चालक, कुछ भी हो, चालक हो अचालक हो, अंदर आवेश तो हो ही नहीं सकता, अंदर आवेश की तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि गोला जो है वो तो अंदर से खोखला है, इसमें अंदर आवेश थोड़ा ना रह सकता है बिना किसी सतह के। तो इसका मतलब अंदर कोई आवेश नहीं है। अगर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्यों होगी, तो अंदर की तरफ, क्योंकि कुल आवेश 0 है, ये आवेश है ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 0। यानी गोले के अंदर 0 आ गया, गोले की सतह पर नियतांक आ गया, कांस्टेंट आ गया, और गोले के बाहर वो एक समान रूप से घट रहा है, ठीक है। तो ये तीनों केसेस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर हम ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहां पर हम ले रहे हैं दूरी। तो इस ग्राफ को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग है अगर जो आर है वो बड़े वाले आर से छोटा हो, दूसरा है आर जो है बड़े वाले आर के बराबर हो, और तीसरा है स्मॉल आर जो है बड़े वाले आर से बड़ा हो, ठीक है। अब हमने पढ़ा अंदर की तरफ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती नहीं है, यानी इस वाले पार्ट में जब आर आर से छोटा होगा तो हमें कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा, तो यहां पर ग्राफ नहीं बनेगा। सतह पर क्या होता है, सतह पर वो नियत हो जाता है, तो सतह पर ही कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल गई, और उस कांस्टेंट वैल्यू का मान कितना होता है बेटा, डॉटेड लाइन सिर्फ वैल्यू को बताने के लिए बनाई है हमने, और किसी के लिए नहीं। इसका मान होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, यह हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद जब आर आर से बड़ा हो जाता है तो एक समान रूप से घटने लग जाता है, क्योंकि ई जो यहाँ पे वो आर की व्युत्क्रमानुपाती है। इसका कंबाइंड कर्व है, एक साथ हमने इसका ग्राफ बना दिया। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अंदर 0
सतह पर नियतांक और बाहर एक समान रूप से ये घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ही इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब इसी लेसन सीरीज के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डाले पीछे के सिलेक्टेड, जो कि काफी इजी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, चलो अब सीधा उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी बैक एक्सरसाइज में हमें दे रखे हैं। चलो तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारा 1.110। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले के लेसन्स में बैक के, तो यहां पर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस बच गए थे वो हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10वां प्रश्न है आपकी एनसीईआरटी का पीछे का अभ्यास प्रश्न का। क्या हमारे पास 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। अब जैसे कूलाम मीटर पढ़ा, भले आगे भी ना पढ़ो, समझ जाओ कि द्विध्रुव आघूर्ण है। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ते आ जाना चाहिए। का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। क्वेश्चन समझना है हमें, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है वो हमें दे रखा है 5 × 10⁴ और इसके अंदर कोई इस तरीके से द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ, इसके अंदर कोई द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना करके संरेखित है इस तरीके से। ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण भी हमें पता है, मतलब जिसके पी का मान भी हमें पता है, कितना है भाई 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ये सीएम नहीं कूलाम मीटर है ना। ओके, तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है इस पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा। दुनिया का सबसे भर्जी क्वेश्चन नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना अपने को, क्योंकि जो हमारा बल आघूर्ण होता है उसका सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, पी का मान क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ ई का मान भी क्वेश्चन में दे रखा है 5 × 10⁴ और साइन कितना लेना अपने को 30। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी देखो 4 और 5 हो गया, 4 × 5 हो गया 20 गुणा ये भाई और ये भाई, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो 10⁻⁻⁹ प्लस का 4, आधार समान थे, घातें क्या कर दी अपन ने जोड़ दी। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। सॉल्व करा कितना आ गया 10। तो देखो 10⁻⁻⁹ प्लस 4 करेंगे तो आएगा -5, 10⁻⁻5 गुणा में चल रहा है 10। अभी देखो वापस आधार समान हो गए, तो फिर घाते जोड़ दो आप, 10⁻⁻5 प्लस का 1, सॉल्व करा 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, और क्योंकि बलागुण निकाल रहे हैं इसलिए हमारा जो इसका मात्रक है वो कितना हो गया न्यूटन × मीटर। तो ये हमारा उत्तर आ गया, टॉर्क का मान आ गया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगाया और उत्तर आ गया बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है अपने को 12वां प्रश्न, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, मतलब दो गोले हैं और दो गोलों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक, मतलब दोनों पे सेपरेटली अलग अलग 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। पहले थोड़ा उसको ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा फील हो जाएगा। एक ये तांबे का गोला, एक ये तांबे का गोला, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इस पे जो आवेश है लेट्स से क्यू ए बोल देते हैं इसको, वो कितना है 6.5 × 10⁻⁷। इस पर भी इतना ही है, क्यू बी 6.5 × 10⁻⁷। ठीक है, और इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो केंद्रों के बीच की दूरी को ये 50 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर, यहां तक तो हम पहुंच गए। अच्छा, अब क्या बोला इसने, इन्हें तो इनके पारस्परिक स्थिर वैद्युत की प्रतिकर्षण बल कितना होगा, मतलब इनके बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है अगर इनकी त्रिज्याएं इनके बीच की दूरी के कंपैरिजन में नगण्य हो, मतलब ये कूलाम के नियम की पालना कर रहे हो, इनडायरेक्टली बोलना चाहता है। इस लास्ट वाली लाइन से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन की वैलिडिटी के लिए लास्ट लाइन डाली गई है, क्योंकि कूलाम का नियम सिर्फ तभी वैलिड है जब आवेश बहुत छोटे हो और उनके बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, जैसा भी हो रहा है। ठीक है, तो इसने बोला त्रिज्याओं को आप हटा दो, मतलब बहुत छोटे छोटे से आवेश है। तो बच्चों बहुत आसान है, बल का सीधा सीधा सूत्र लगाना है इसमें भी, K Q1 Q2 और बटा R²।
सीधा सीधा मान रखिए 9 गुणा 10 की घात 9 के का मान है। Q1 का मान कितना है, ये रहा 6.5 गुणा 10 की घात माइनस का 7। Q2 का भी इतना ही है 6.5 गुणा 10 की घात माइनस का 7। और इसके बाद जो दूरी है हमारे पास, या जो त्रिज्या ये हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है, अब 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया बेटा 0.5 लिख लो, या 50 गुणा 10 की घात माइनस का 2 लिख लो, जैसे आपकी इच्छा हो, मीटर में जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो मैंने लिखा 50 गुणा 10 की घात माइनस का 2, इसका कर दिया वर्ग। अब बच्चों देखो, वैसे कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ऐसा क्यों लिखा, सीधा सीधा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1 लिख दो। तो अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है बेटा तो वो लिख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। बट कुछ ऐसे बायोलॉजी के बच्चे भी हैं जिनको एक्सपोनेंट के साथ खेलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको थोड़ा सा हैबिट डालनी पड़ेगी बच्चों एक्सपोनेंट के साथ खेलने की, क्योंकि ये वाले ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक्सपोनेंट के बिना नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें एक्सपोनेंट के साथ खेलने की हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी। चलो अब करते हैं इसको। 9 गुणा 6.5 का कुछ नहीं हो सकता, 6.5 का कुछ नहीं हो सकता, गुणा 10 की घात कितना हो गया 9 प्लस का माइनस का 7 और ये माइनस का 7 वापस, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, देखो अब इसका करना है वर्ग। तो अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1। कैसे लिखा, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1। भाई इसके ऊपर पावर कितनी थी 1, 1 इसके ऊपर घात है, -2 इसके ऊपर है, -2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो आ गया 5 गुणा 10 की घात माइनस के 1 का वर्ग। बस कुछ नहीं करना, अब तो आसान है। सॉल्व करा, देखो अभी बिल्कुल कह रहा हूं मल्टीप्लाई करने की सोचना भी मत, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसको 25 भी नहीं लिखना है, मैं तो कह रहा हूं इसको 5 गुणा 5 लिखना है, गुणा 10 की घात माइनस का 2 लिखना है। इसको सॉल्व करा, माइनस का 7 हो गया माइनस का 14, -14 प्लस 9 करोगे तो आएगा प्लस का माइनस का 5। चलो हम यहां तक पहुंच गए। अभी देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है। ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर वापस 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। अब बस इससे ज्यादा कैलकुलेशन रिड्यूस नहीं होगी, अब तो गुणा करना ही पड़ेगा। ओके मैंने इसके 2 पार्ट ही कर रखे हैं, इसको 2 बार लिख दिया मैंने बच्चों, ये सेम ही है ना, 2 पार्ट करके लिखे हैं बस, डोंट वरी। तो यही है पीछे, हमने इसके बाद लिखने वाला हूं। तो देखो कितना आ रहा है 9 गुणा 1.3 गुणा 1.3 और गुणा 10 की घात माइनस का 5 आ रहा था। और बच्चों अब देखो यहां पे मैं एक चीज और कर रहा हूं, ये -2 जब ऊपर जाएगा ना तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं प्लस का 2, ठीक है। तो हमारे पास बल आ गया। इसके बाद सॉल्व आप करोगे या मैं कर दूं, 9 तो एज इट इज, 13 गुणा 13 करते तो बेटा आता है 169, लेकिन क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, नहीं आता तो पॉइंट हटा के नीचे 100 लिखो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर लो बच्चों, ये हो गया 10 की घात माइनस का 3। इसके बाद आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान कैलकुलेशन है, बस 9 से इसको गुणा करना है, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। तो ये हमारा बल आ गया। अब दूसरा प्रश्न इससे पूछा है पार्ट बी, ये तो पार्ट था ए, बी पार्ट इसने क्या पूछा है, अगर हम आवेशों की मात्रा को दोगुने कर दें और गोले के बीच की दूरी को आधा कर दें तो अब प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। देखो बच्चों इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं आप आवेश को बैठ के आधा करो, मतलब आवेश क्या बोला इसने, आवेश को डबल करो फिर दूरी को आधा करो फिर वापस कैलकुलेशन करो, इतना दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। मान लो नया बल कितना बेटा F डैश, नया बल कितना है F डैश है। हमने क्या करा, आवेश Q1 को डबल कर दिया, इसने डबल करने की बात बोली अपन को, और Q2 को भी डबल कर दिया और इनके बीच की दूरी को अपन ने कर दिया आधा, ठीक है। तो देखो कितना आया K, बटा बच्चों देखो 2 दूनी हो गया 4 Q1 Q2 और ये बटा नीचे कितना आ रहा है R स्क्वायर बटा 4। तो ये 4 कहां जाएंगे, ये 4 महाशय कहां जाएंगे, ये 4 महाशय जाएंगे ऊपर। तो क्या हमारे पास 16 K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और देखो बच्चों K Q1 Q2 बटा R अभी तो जो निकाला वही तो है, तो इसका मतलब नया वाला जो बल होगा वो पुराने वाले बल का 16 गुना हो जाएगा। तो आपने जो ऊपर मान निकाला था बस उसको 16 से और गुणा कर देना, खत्म। देखो ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ऐसे एग्जाम में हमें शॉर्टकट ढूंढने हैं, हमें दिमाग लगाना है। देखो
दो चीजें होती हैं, या तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और स्ट्रगल करने के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, और एक आपने थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करा और ब्रेन यूज करने के बाद आपने अपनी कैलकुलेशन को कम कर दिया। तो बच्चों देखो ये चीज हमारे एग्जाम में और हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, दोनों में बहुत हेल्प करते हैं। वहां पे एमसीक्यूज होते हैं, तो एमसीक्यूज में एलिमिनेशन लगाना होता है कि यार चलो क्वेश्चन नहीं आता आपको, या आपको अपनी जो भी आपने गणना फड़ना करी है, कैलकुलेशन करी है, उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, तो फिर आप ऑप्शन को देखकर उसके अकॉर्डिंग चलो। मैं कह रहा हूं पूरी बिना कैलकुलेशन करे आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। एमसीक्यूज करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो किसी दिन जब हम करेंगे उस दिन मैं आपको जरूर से बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी तो आगे चलते हैं, हमारा जो 12वां प्रश्न है वो हो चुका है खत्म। अब आ रहे हैं बच्चों 19वें प्रश्न पे। क्या है भाई 19वां प्रश्न? 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ के केंद्र से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? बच्चों ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। ये बोलना क्या चाहता है कि भाई ऐसा एक तुम्हारे पास घन है, घन की इसने लंबाई भी दी है कि भाई इतना 9 सेंटीमीटर का है, इसका जो कोर है या जो किनारा है वो 9 सेंटीमीटर का है, भुजा इसकी 9 सेंटीमीटर की है, और ये बोल रहा है कि जो एक आवेश है वो बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है और आवेश 2 माइक्रो कूलाम का है। बोले बताओ इसके पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? इस घन के पृष्ठ से गुजरने वाला, बच्चों पहले भी किया हुआ है। अगर मैं घन से संबंधित फ्लक्स पूछूं तो घन से संबंधित फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं पृष्ठ से संबंधित पूछूं, किसी भी एक सतह से संबंधित पूछूं तो हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें 6 सतहें हैं। बस मान रखना और कुछ भी नहीं करना। Q का मान कितना है? 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 6 गुणा। अब प्रॉब्लम यह है कि एप्सिलॉन नॉट का मान बहुत बड़ा होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.82 या 8.85 भी लिखा होता है कहीं जगह, गुणा 10 की घात माइनस का 12। अब प्रॉब्लम ये है कि तो बहुत बड़ा है मान, इसको अपन लिख नहीं सकते। अच्छा यूनिट में मैं लिख देता हूं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ना बहुत परेशानी वाली वैल्यू है, तो कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मान 9 गुणा 10 की घात माइनस 12 यूज कर लो। कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। तो अब ये इसका यूज कर लो, बच जाओगे, बेनिफिट में रह जाओगे, ठीक है। तो ये मान आप यहाँ पे यूज कर लो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 9 गुणा 10 की घात माइनस का 12। इसके बाद की कैलकुलेशन आपके मत्थे आप खुद करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्लक्स आराम से आ जाएगा। वोल्ट मीटर लिखो या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखो, कुछ भी लिख दो, आपकी इच्छा जो मात्रा का आप लिखना चाहो, ठीक है। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। हमें पता कैसे चला ऐसा निकालना है? घन था, देखो 9 सेंटीमीटर का तो कोई काम नहीं है, यह है फालतू, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। लगाना में उसका नियम है, बस खत्म, लिख दो ऊपर चाहो तो, है ना। एग्जामिनर को पता तो पड़े, पीछे से तो पूछ के नहीं लिख दिया तुमने। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्या है भाई? किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना गुजरेगा? क्या बोला इसने कि भाई ये आवेश है, कितना है आवेश पता नहीं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हमने इसके चारों तरफ एक गोला माना है, वृत्त नहीं। उसने साफ साफ बोला है गोला बनाया। यहां पे तो 2D में तो वृत्त ही बनेगा, ऑब्वियस है। और इसका फ्लक्स भी हमें दे दिया। इसका फ्लक्स कितना भाई? तुम फ्लक्स भी ले लो, 1 गुणा 10 की घात 3। अच्छा कुछ बच्चों के साथ मैंने एक चीज और नोटिस करी है। क्या नोटिस करी है? कि भाई कुछ बच्चे जैसे यहाँ पे 1.0 लिखा है तो वो 1.0 लिखेंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, फिर नीचे 10 लगाएंगे, फिर 10 से 10 काटेंगे। अरे ऐसी मूर्खता नहीं करनी। अगर 1.0 लिखा है, 2.0 लिखा है तो उसको आपको 2 या 1 ही लेना है, पॉइंट नहीं लेना है। पॉइंट के बाद 0 सिर्फ उसकी प्रिसाइजनेस को बताता है, ठीक है ना, कि वो कितना परिशुद्ध है, जो अपन ने 11th क्लास में कभी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो वो जो है हमें नहीं लिखना होता है। ऐसा नहीं आप लिखने बैठ गए हो तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आई गेस ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है। नेगेटिव फ्लक्स मतलब आवेश जो रहा होगा कोई अंदर ऋणात्मक रहा होगा। तो अब ये पहला क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि क्या होगा अगर मैं इसकी त्रिज्या को डबल कर दूं, मतलब त्रिज्या को 10 से 20 कर दूं, तो इसके फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले आराम से सोचना, कमेंट बॉक्स में डालना
ठीक है, और फिर सुनना और मुझे बताना कि रियलिटी में तुम्हारा उत्तर सही था क्या। तो बच्चों इसका आंसर आएगा फ्लक्स पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ पर निर्भर करता ही नहीं है। उसको मतलब है आवेश कितना है, पहले भी क्यों आवेश था, अभी भी क्यों आवेश है, इसलिए फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स समान ही रहेगा, वो इतना ही रहेगा जितना पहले था, माइनस है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लक्स को। उसको त्रिज्या डबल करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, 6 गुना करो, 10 गुना करो, 20 गुना कर दो, पूरी अर्थ में बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आवेश अगर आपने चेंज नहीं किया है तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बी पार्ट इसने क्या पूछा है, आवेश का मान कितना होगा। अच्छा, फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, सिंपल। एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12, फ्लक्स माइनस का 1 गुणा 10 की घात 3। तो आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो माइनस का 8.5, 8.85 या 8.82 जो भी आप लेना चाहो, फिर कह रहा हूं मैं आपको, इंटू 10 की घात माइनस का 12 और प्लस का 3, ठीक है ना, क्योंकि आधार समान घातें जुड़ जाएगी। तो माइनस का 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 9 गुना। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा, बहुत ही लल्लू पंजे सा क्वेश्चन था, ठीक है, और आई होप सबको समझ भी आ गया होगा। चलो तो बच्चों अब अपने को चलना है, देखते हैं और कोई प्रश्न डाला है क्या हमने। ओहो क्या बात है, एक और प्रश्न है। ओके, 2-3 प्रश्न डाले हमने, खूब डाल दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। मुझे नहीं पता कितना आवेश, बस मुझे पता है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। अगर गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर विद्युत क्षेत्र इतना है और वो कहां की तरफ है, त्रिज्यक अंतर्मुखी, मतलब अंदर की तरफ। यानी अब ध्यान से सुनना, इसने बोला है ये गोला है, ये गोले पर आवेश है, ठीक है, और त्रिज्या इसकी कितनी है, 10 है। हमें पता नहीं है इसके ऊपर कितना आवेश है, बस मैंने मान लिया Q आवेश है इसके ऊपर। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब बिंदु बाहर कहीं है, तो जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमें दे रखा है, और उसकी दिशा कहां की तरफ है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है मतलब कहीं ना कहीं इस पर आवेश धनात्मक नहीं है, इस पर आवेश कैसा है, ऋणात्मक। तो जो हमारी हमेशा की स्ट्रेटेजी होती है कि धनात्मक आवेश बना दो, वो इस बार नहीं चलेगी, क्योंकि इस पर आवेश कैसा है, इस बार ऋणात्मक, ठीक है। तो देखो ये भी चीजें कितनी सोचनी पड़ती है अपने को, नहीं। तो इस बार आवेश होगा हमारे पास ऋणात्मक। क्या बोला है, गोले पर नेट आवेश कितना। तो बच्चों बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, फर्जी है। अभी हमने बोला था गोले की वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KQ/r², सिंपल। जहां पे हमें E का मान पता है, दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात 3, K हमें पता ही होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q बस नहीं पता, और दूरी भी दे रखी है, दूरी 20 लेनी है, त्रिज्या से मतलब नहीं है, हमें दूरी से मतलब है। दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, उसने क्यों दी, ताकि वो अपने क्वेश्चन को वैलिड बना सके, क्योंकि हो सकता था कि जिस बिंदु पर वह विद्युत क्षेत्र दे रहा है वो गोले के अंदर हो, ठीक है, लेकिन उसने क्योंकि क्वेश्चन की वैलिडिटी बनानी थी, इसलिए उसने त्रिज्या दी। त्रिज्या का यहाँ पे यूज नहीं आएगा, ठीक है, बस हमें बता रहा है बिंदु बाहर है। उसने बिंदु बाहर लिखने के बजाय बोल दिया भाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया बेटा 20 गुणा 10 की घात माइनस का 2, यहां इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1, ठीक है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसे पहले किया था, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1 का वर्ग, ठीक है ना। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, Q का मान आ जाएगा। तो ये भाई साहब है डिवाइड में, यहाँ पे हो जाएंगे गुणा में। तो बेटा जब यहाँ पे आएगा स्क्वायर तो हो ही रहा है, प्लस है हमारा, तो स्क्वायर करा तो 2 दूनी हो गया 4, और ये होगा 10 की घात माइनस का 2, और भाग में आया 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। अब ये भी आप ही को सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूं आपको होमवर्क में करने हैं, और डू इट योरसेल्फ करना है, मतलब अपने आप करना है, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि उत्तर क्या आया आप लोगों का, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये 3 3 9 3 5 15 कैंसिल हो जाएगा, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए
कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात करिए। ये भी फर्जी क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास तार है और इस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें ई का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? ई का मान हमें दे रखा है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। और हमें आर भी पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब इस बार कुछ नहीं हो सकता, इसलिए 2 गुणा 10 की घात -2 ही लिखना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा है रेखिक आवेश घनत्व मतलब लेमडा कितना होगा। कुछ नहीं, फॉर्मूला पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर। लगा दो सिंपल। लेमडा चाहिए, कितना हो गया ई आर बटा 2k। इसमें भी वैल्यू डाल दो, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा आर कितना है 2 गुणा 10 की घात -2 और सॉरी 2 गुणा, ये हमने गड़बड़ लिख दिया है, यहाँ पे 4 लिखा है क्वेश्चन में, 9 नहीं है 4 है ना। अभी 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 लो, सारी वैल्यू रख दी, आ गया। अभी देखो इससे सिंपल कैलकुलेशन शायद ही कोई देगा। ये 2 से 2 मर गया, 9 से 9 मर गया, खत्म। बस अब घातें जोड़नी घटानी है। 10 की घात 4 है, ये -2 हो जाएगा। अब ये भाई साहब नीचे माइनस प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो -9। तो बच्चों -9 -2 हो गया -11, -11 और +4 करोगे तो आएगा हमारे पास 10 की घात -7। क्या निकाल रहे हैं? लेमडा आवेश घनत्व, तो कूलम पर मीटर। ठीक है ना। तो बोल रहे होगे तुम भी यार सर जो इजी सी कैलकुलेशन है वो तो आप कर लेते हो, हमारे लिए टफ छोड़ देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब कैलकुलेशन इजी है ना। जो मैंने क्वेश्चन लिए कैलकुलेशन सबकी बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं और कोई प्रश्न बचा है। अरे वाह, हमने एक और क्वेश्चन डाला है क्या। चलो क्या है भाई, 2 पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर निकट एक दूसरे के पास में रखी हुई है। उनकी भीतरी फलकों पर पृष्ठों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। मतलब हमारे पास ऐसी 2 प्लेटें रखी है, पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट को दूसरे कलर से बना देते हैं, ऐसा करते हैं। या चलो दोनों धातु की है ना, ये लो, ये दोनों को हमने इस तरीके से बना दिया। मतलब अगर एक के अंदर की तरफ धनात्मक आवेश है तो दूसरे वाले के अंदर की तरफ ऋणात्मक आवेश होगा ना, अंदर की तरफ, बाहर नहीं, सिर्फ अंदर है। यानी अगर इसका सिंबॉलिक डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा, इस पर धनात्मक आवेश आ गया अंदर की तरफ और इस पर ऋणात्मक। नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है ये बना रहा है हमारा संधारित्र, कैपेसिटर, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बोला इनका परिमाण भी दे रखा अपने को, मतलब सिग्मा का मान भी हमारे पास 17 गुणा 10 की घात -22 कूलम पर मीटर। ठीक है, इस पे भी इतना, इस पे भी इतना, वैसे धनात्मक और ये ऋणात्मक है, यानी प्लस का सिग्मा है और ये माइनस का सिग्मा है। अब क्या बोला, पहली प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बच्चों देखो बहुत आसान है, भी नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प भी करेगा हमारी। मान लो यहां किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना, मान लो इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं, ऐसा करते हैं ए नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ए पॉइंट का ना ए नाम दे देते हैं। तो अब देखो बच्चों, धनात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की तरफ, तो ये धनात्मक की वजह से, तो इसको लिख देते हैं ई प्लस वेक्टर। प्लस का मतलब धनात्मक की वजह से, और ऋणात्मक की वजह से होती है अंदर। अब बेटा हम जानते हैं चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब दोनों समान है, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। इसका मतलब पहले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 0, क्यों, एक दूसरे को खा गए। ऐसे ही अगर मैं दूसरी प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर निकालूंगा, यहां पर मान लो बी है, तो धनात्मक की वजह से वापस बाहर, ऋणात्मक की वजह से वापस अंदर, ये धनात्मक की वजह से, ये ऋणात्मक की वजह से, वापस एक दूसरे को ये दोनों खा जाएंगे। तो बी बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिलेगी 0। अंदर की तरफ काम किया, और ये कॉन्सेप्ट हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प करेगा हमारी बहुत ज्यादा। अंदर अगर मैं किसी बिंदु पर निकालूं, अंदर किसी बिंदु पर आ जाएगी, देखो यहां कहीं ली मैंने, देखो दूरी से तो उसको ऐसे भी मतलब नहीं है क्योंकि दूरी पर निर्भर ही नहीं करता है। ठीक है, तो इस वाली प्लेट की वजह से बाहर, और इस दूसरी वाली प्लेट की वजह से, दूसरे को दूसरे से कलर से बना देते, किससे बनाए, चलो इससे बना देते हैं। तो नेगेटिव की वजह से कहां की तरफ, अंदर की तरफ,
दिख रहा है दोनों जुड़ रही है, एक ही दिशा में तो जुड़ रही है। तो अंदर की तरफ मान लो सी पॉइंट है, सी पार्ट के अंदर की तरफ हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना हो गया बेटा, ये आधा है, जोड़ दो हो जाएगा 1, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ये 2 बार लिखा है तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा। जिसमें हमें सिग्मा का मान दे रखा है क्वेश्चन में 17 गुणा 10 की घात माइनस का 22, और ये तो हमें पता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। क्या निकाल रहे विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम। ये भी आपका होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो इसको भी आप 9 ले सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो 9 ले लो, लगभग 2 बार काट दो तो आंसर आएगा लगभग 2 गुणा 10 की घात माइनस का 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ये भी आसान सा प्रश्न था, 2 प्लेटें थी, एक बार 2 प्लेट थी हमारे पास, मतलब कुछ ऐसी, अभी तो मुझे ये दिख रहा है 2 प्लेटें थी ऐसे, आइडेंटिकल है, एक जैसी, मतलब अरे हाँ ऐसी है, एक बार इधर निकाली, एक बार इधर निकाली और एक बार बीच में निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे दोनों की जुड़ गई। आई होप सबको समझ आया होगा। बोले सर क्या गर्दन ला रहे हो आप भी। चलो बच्चों, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। इस चैप्टर में जितना भी कुछ था मैंने सब पढ़ा डाला। ठीक है, और साथ के साथ बहुत अच्छे हमने न्यूमेरिकल भी करे, जो कि बहुत आसान से लेवल के थे और बहुत कंफर्टेबल जोन में आपको मैंने रखने की कोशिश करी। चलिए इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी फ्री इन लेसन्स का बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।